What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया है कि उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। यानी कि अगर आप लोगों को एक मौका मिले कि आप लोगों को एक साइड में उम्मीद और आप लोगों को विश्वास मिल रहा है और एक साइड में आप लोगों को खुशियां मिल रही हैं, तो आप लोग किसको चूज करोगे? तो हमेशा उम्मीद और विश्वास को चूज करना, क्योंकि उम्मीद जो रहती है किसी चीज को करने की कि हाँ यार इस काम को हम कर ही लेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो आप लोगों के अंदर विश्वास होता है वो आप लोगों को लाइफ में कभी भी गिरने नहीं देगा, ठीक है। खुशी जो है देखिए क्या रहता है, इंसान ना थोड़ी देर के लिए खुश रहेगा, फिर उसको दुख देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि खुश हो चाहे दुखी हो, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का उम्मीद पर रखना चाहिए। कोई भी काम करो आप लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, यानी कि आशा की किरण होनी चाहिए कि हाँ यार इस काम को कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है यार आज तक किसी ने नहीं किया, दुनिया कर रही है तो हम भी कर लेंगे। अगर ऐसी आशा की किरण आप लोगों के अंदर से निकल कर आने लगी और ऐसा विश्वास आप लोग अपने आप अंदर बना पाते हैं कि हाँ यार हम भी कर लेंगे, हमारे अंदर भी दम है, ऐसे ऐसे लोगों ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों के सामने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लाइफ में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, उससे होकर आप लोग गुजर जाएंगे और एक सही मुकाम पर आप लोग अपने आप को पाएंगे। लेक्चर काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है और वीडियो के एंड में आप लोगों को जो कल का मैंने डिस्कस किया था उसका क्विज भी आप लोगों का रहेगा, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोग को क्या क्या कवर करना है। लेक्चर काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा रहेगा, तो इसलिए अच्छे से एंजॉय करते हुए लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो यानी कि जिंदगी को जो भी काम आप लोग करेंगे एंजॉय के साथ में, वो काम हमेशा आप लोगों का सक्सेस होगा। अगर आप लोग डिप्रेशन में, टेंशन में आकर ये उसको फिर ऐसे बोलेंगे यार ये भी करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग कभी भी कोई काम को अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में बात की जा रही है। ये 20 जो नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी अब की बार, ये आप लोग को बताना है, जिसको आज हम लोग मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था ये आप लोग को बताना है। इंडिया का अगर बात करें जो हाईएस्ट ये अवार्ड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को जो यहाँ पर दिया जाता है, आप लोगों को ये बताना है कि पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये अवार्ड जो दिया जाता है ये कब किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, जो पहले इसका कुछ और नाम हुआ करता था, अभी नाम चेंज कर दिया अलग बात है। तो ये बताना है कि पहले ये स्टार्ट कब किया गया था और कितने डिफरेंट अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के अंदर। यानी कि इस जो पर्टिकुलर पूरा अवार्ड है उसके अंदर अलग अलग कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो टोटल कितने अवार्ड हैं उनके बारे में अलग अलग कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग गेम में जाना चाहते हैं या फिर आप लोगों का कोई यार दोस्त रिश्तेदार अगर कोई गेम में है तो उसको ये बातें आप लोग बता सकते हैं कि ये अवार्ड होते हैं, अगर लाइफ में अच्छा करोगे तो ये अवार्ड भी आप लोग को मिल सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, चाइना हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, पर लेकिन पड़ोसी देश होने के साथ साथ में हमारे पड़ोसी दुश्मन भी है, उनकी आपस में बड़ी अच्छी बनती है, दोनों एक दूसरे के लंगोटिया यार हैं। तो चाइना के द्वारा अभी पाकिस्तान को यहां पर बोला गया 054A, ये एक तरीका फेरिगेट वॉरशिप है, यानी कि एक लड़ाकू जहाज आप लोग बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है जो अभी यहां पर इसको दिया गया है, काफी ताकतवर है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो जो इंडियन ओशन वाले रीजन में अपना थोड़ा दबदबा दिखाए, ताकि उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से ये आप लोग बोले कि पीछे मालिक खड़ा हो तो कुत्ता भौंकता है, सुना है ना आप लोगों ने, कि जैसे मालिक चला जाए तो कुत्ता भी पूंछ को जो है पैरों के नीचे दबा के निकल जाता है। तो कुछ कुछ ऐसी हरकतें आज की डेट में आप लोगों को पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। वो चाइना का नेचर नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, पर वही है कि टाइम पर सबकी बुद्धि खुल जाती है, तो इसकी भी बुद्धि जरूर खुलेगी। 2007 में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनके द्वारा विजिट की गई यहाँ पर एक कंट्री की, ठीक है। तो एक कंट्री थी, मतलब दो कंट्री है, उनमें से एक कंट्री की विजिट की गई, एक का नाम है पैलेस्तीन और दूसरे का नाम है इजराइल। आप लोग को ये बताना है कौन सी कंट्री की विजिट की गई थी और कौन सी कंट्री की विजिट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा इशू बन गया था। आखिर ये क्या पूरा मुद्दा था, इसको हम लोग समझेंगे। अभी ये न्यूज में क्या है वो भी समझेंगे काफी डिटेल में, और एक पर्टिकुलर पॉलिसी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, उस पॉलिसी के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक बेसिकली एक वुमेन की बात की जा रही है जो काफी बड़ी एक फाइटर थी यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में, और उनके द्वारा हैदर अली की फोर्स के साथ में लड़ा गया था। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर वो न्यूज में थी, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। पर्सन इन न्यूज में कई बार आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो समझेंगे इस न्यूज को प्रॉपर वे में। अगर बात करें यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है, ये कौन सा मंत्रालय है, उसके द्वारा एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड की बात की गई है। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी जो है जैसे एक तरीके से पैसेंजर बस होती है, वो इतनी ऊंची है कि उसमें कोई ऐसा इंसान जिसको दिखता नहीं है उसको चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर उसको हम लोग लो फ्लोर बस बना दे, उसमें इंसान आराम से चढ़ जाए,
तो वो एक तरीके से एक्सेसिबल हो गई उसको। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो कि यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी में जो दिव्यांगन है जिनको ये दिक्कत रहती है, कुछ भी ऐसा माहौल रहता है, तो उसको कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। और यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये कब यहाँ पर फोर्स में आया था, इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी भी है। तो ये भी समझेंगे तो कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों का एक अच्छा लेवल यहां पर बनाएंगी। तो अच्छे से डिस्कशन को सुनिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे, तो यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है ये 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 20 नवंबर, अच्छा आप लोगों को पता है हमारे देश में भी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है जरा बताइए, और किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है वो, ये भी आप लोगों को बताना है। तो यहां पर बात की जा रही है टू प्रमोट द इंटरनेशनल टुगेदरनेस, इसी के साथ में अवेयरनेस अब अमंग द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, और इंप्रूव द जो चिल्ड्रंस वेलफेयर है, तो उनको कैसे इंप्रूव करना है। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, मैंने उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, और इवन मैंने उसके बारे में आप लोगों से मतलब क्विज में भी और वैसे भी बातें की थी, और इवन 2 बार मैंने उस आर्टिकल को रिपीट किया था। आप लोगों को ये बताना है जो बच्चों पर क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट पड़ता है, एक ऐसी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई थी कि जो बच्चे हैं अगर उनको हम लोग चेक करें तो उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ता है। तो वो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये आप लोगों को बताना है, और इस रिपोर्ट का नाम भी बताइए। ऐसी चीजें अगर आप लोगों से बच्चों के बारे में कुछ लिखने के लिए पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे बात करते हैं, बेसिकली थीम के बारे में बात की जा रही है। थीम है यहाँ पर ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि हर एक बच्चे के लिए एक अच्छे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे के बारे में जब बात की जाती है तो आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए, खासकर अगर हमारी कंट्री में कि फ्यूचर कैसे बच्चों का बनता है। तो एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से लेकर हमारे बच्चे की, हमारी कंट्री में जो बच्चे होंगे 6 से लेकर 14 साल की एजुकेशन जो है वो हम लोगों ने फ्री प्रोवाइड करा रखी है। किसके बेस पर? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में, उसके बेस पर, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकें फ्री एजुकेशन को। और फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21A। तो 21A के अंदर यहां पर फंडामेंटल राइट बनाया गया बच्चों का कि अगर उनके माँ बाप जो है वो उनको स्कूल में नहीं भेजते हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, तो इनके ऊपर केस चला सकते हैं अपने माँ बाप के ऊपर कि मुझे स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो। पर लेकिन काम उल्टा रहता है, माँ बाप पकड़ पकड़ कर खींच कर स्कूल में ले जाते हैं और बच्चे अपोजिट भागते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार बन जाती हैं, ओके। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो बात यहां पर की जा रही है, हमारी कंट्री में अभी एक काफी बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा एक चेंज किया गया। वो जो चेंज था वो था यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी में चेंज किया गया कि जो हमारी कंट्री में अवार्ड था उसका नाम चेंज किया गया, तो उसके बारे में समझेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो स्पोर्ट है, यानी कि हमारी कंट्री में जो राष्ट्रीय जो बेसिकली खेल मंत्रालय है उसके बारे में बात की जा रही है, उसने अभी 6 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ पर, ठीक है। तो ये अवार्ड कौन कौन से हैं, इसमें आप लोगों को मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न देखने को मिलेगा जो कि हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसी के साथ में जो ध्यानचंद अवार्ड आप लोगों को ध्यानचंद अवार्ड देखने को मिलेगा। इसी के साथ में माका MAKA, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और प्रोत्साहन पुरस्कार। तो टोटल याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार पूछ भी ले जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे 3-4 और बोलेंगे बताइए कौन सी सही है इनमें से, ठीक है। या फिर आप लोगों को बोल देंगे कि पहली सही है, दूसरी सही है, फिर पहली दूसरी दोनों सही है, तीसरी सही है। तो ऐसे अगर आप लोगों को टॉपिक कवर रहता है अच्छे से तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। वरना फिर बैठकर सर खुजाओगे तो एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन पे लार टपकाता है जब उसको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए 2 अवार्ड जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो पहले तो ये अवार्ड देखिएगा, और फिर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। तो ये दोनों अवार्ड में कंफ्यूज मत होना। मेजर ध्यानचंद, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो अवार्ड और खेल रत्न में क्या डिफरेंस है पहले आप लोग ये समझिए। जो यहाँ पर ये खेल रत्न है ये दिया जाएगा अगर पिछले 4 सालों में आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी रही है गेम के अंदर में, तो उसके तहत आप लोगों को यहाँ पर एक मेडल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर लेकिन ये है किसके लिए, 4 साल के लिए। पर लेकिन जब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में बात करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो चुका है और रिटायर होने के बाद भी वो खेल में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इवन रिटायर के बाद भी, और उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है यहाँ पर, तो उसके बेस पर यहाँ पर उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 10 लाख रुपए यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और पहले वाला जो अवार्ड है वो 1991 से 1992 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये वाला अवार्ड जो है वो 2002 में स्टैब्लिश किया गया। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टीचर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचिंग करता है, पर लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है।
और काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी को उसका फायदा हो रहा है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं, मान लीजिए कहीं पर वो पढ़ाने बैठ गया और बहुत कम बच्चों से फीस ले रहा है, ठीक है, एक अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसका खर्चा निकलता रहे। तो इसके चलते क्या होगा, वो रिटायर होने के बाद भी काम कर रहा है। या फिर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर साहब जो है वो अपना एक अकेडमी चलाना स्टार्ट कर दें और उसके बाद में फिर क्या करें, अपनी एकेडमी के साथ साथ में यहाँ पर बच्चों को बहुत ही माइन्यूट प्राइस पर ऐसी ऐसी चीजें बताने स्टार्ट कर दे जो उनको हाई लेवल पर अगर पैसा दे तो वहां पर उनको मिलती है। तो ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया स्पोर्ट के फील्ड में रिटायर होने के बाद भी। तो ये वाला फंडा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों अवार्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अर्जुना अवार्ड। तो 1961 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई आउटस्टैंडिंग पिछले 4 साल में परफॉर्मेंस देता है, चार यहाँ पर बेसिकली 3 मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और तीसरा ये अवार्ड है। एक तो लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा स्पोर्ट्समैनशिप उसके अंदर होना चाहिए, और तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर डिसिप्लिन इंसान का नहीं है तो वो इंसान जो है कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकता है। तो हमेशा डिसिप्लिन पर पूरा फोकस देकर चलना है। तो यहाँ पर अवार्ड जो है इसका कैश प्राइस 15 लाख रुपए आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना, तो अर्जुन नहीं है जो आप लोगों को 5 पांडवों के जो भैया थे, अर्जुन भैया, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनका एक स्टैचू, क्योंकि ये काफी अच्छे वो प्लेयर माने जाते हैं, अपना जो बेसिकली उनका गेम यानी कि जो धनुषबाजी हुआ करती थी। द्रोणाचार्य अवार्ड क्या है, यह बेसिकली शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर जो ये अवार्ड था ये 1985 में स्टार्ट किया गया। यानी कि जब गुरु जो है जो चेले अच्छा करने लगे तो फिर लगा कि यार गुरु को भी यहाँ पर इसका बेसिकली उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि हाँ इसका चेला है यहाँ पर ये, इसने ये काम किया है। तो फिर गुरु को भी यहाँ पर इस रिकॉग्निशन में लाया गया। पर लेकिन पहले चेले ने कमाल दिखाया, फिर गुरु का नाम आया। तो यहाँ पर पहले 1961 में क्या है, अर्जुना अवार्ड आया, फिर 1985 में क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके चलते यहाँ पर याद रखना अर्जुन और द्रोणाचार्य तो दोनों के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर भी 15 लाख रुपए दिए हैं। यानी कि अगर चेले को ज्यादा पैसे मिल जाए तो ये लगेगा गुरु की इंसल्ट हो गई, क्योंकि गुरु और चेला एक जैसे ना, एक तरीके से कि ये लग रहा है कि जिसने पढ़ाया, जिसने कराया सारा काम, उसको बड़ा प्राइस दे दिया और दूसरे को छोटा दे दिया। तो इनको इक्वल रखा गया, गुरु और चेले को एक बेसिकली तराजू में रखा गया, जिसकी वजह से मतलब एक गरिमा भी बनी रहती है। पैसे तो यार देखो अपनी जगह होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक गरिमा बनी रहती है, ठीक है। तो गरिमा बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोच को भी उस लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या उसने भी पूरी मेहनत की है। मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी ना, मिल्खा सिंह के कोच की क्या मेहनत रहती है वहां पर, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक गुरु ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो हमेशा मेरे से ऊपर जाए। तो ये बातें देखने को मिलेगी, मतलब माँ बाप के अलावा, वरना पहले माँ बाप होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो द्रोणाचार्य के तहत यहाँ पर अवार्ड दिया था। मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ पर पेरेंट्स एक अवार्ड भी ऐड कर देना चाहिए इनको, ठीक है, जिसके बच्चे जो है उस लेवल पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो नींव है वो पेरेंट्स के द्वारा रखी जाती है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में, चलो इसको हम लोग गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जिसके बच्चे जो उस लेवल पर पहुंचे, जैसे टीचर को अवार्ड देता है, ऐसे ही पेरेंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स क्या कम मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुंचाना है बच्चों को। चलिए जो भी अपनी राय आप लोग बताएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है MAKA, इसको बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है यहाँ पर ये। तो इनके नाम पर ये ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी। अच्छा कौन थी ये फ्रीडम फाइटर, क्या पता है आप लोगों को इनके बारे में? थोड़ा सा पढ़िएगा जाकर, मुझे बताइएगा, हिस्ट्री थोड़ी सी आप लोगों की तैयार होगी, ठीक है। सोए रहते हो, छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता है, हिस्ट्री को रिविजन करते रहा करो। अगर बात करें तो 1956 से लेकर 1957 में ये अवार्ड चला गया, और यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्पोर्ट होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में कैसी परफॉर्मेंस है, टॉप परफॉर्मर कौन है, तो उसको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये है बेसिकली प्रोत्साहन, एक तरीके से लोगों को सपोर्ट करना कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन नैया पार हो जाएगी। तो ये है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये 2009 में आप लोगों के सामने निकल कर आया। पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड और एनजीओ जो है इंक्लूडिंग ये सारे यहाँ पर बेसिकली रहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये 2009 का था। इनके लेटेस्ट लगा कि ऐसा भी कुछ ऐड करना चाहिए। अभी यहाँ पर आगे चल के 2025 में ऐड करेंगे, क्या होगा, पेरेंट्स अवार्ड, ठीक है। चलिए मजाक था ये, ठीक है, सीरियस मत लेना ज्यादा, बाकी तो देखो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है बेसिकली एक पर्टिकुलर जहाज के बारे में। ये जंगी बेड़ा है यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान को गिफ्ट मिल गया है। गिफ्ट क्या, एक तरीके से बोल सकते हो पाकिस्तान ने अपने आप को बेच के खरीदा है इसको। मतलब चाइना जो है पाकिस्तान को एक तरीके से उन्होंने कि एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है ना, कि हाँ इसको पकड़ लो बस सब काम चलता रहेगा। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो इसको मिला है इसका नाम है तुगरिल, ठीक है। तो तुगरिल यहाँ पर इसका नाम रखा गया, तो PNS तुगरिल। तो यहाँ पर वैसे इसको बोलेंगे तो यहाँ पर 054 A/P यहाँ पर ये फेरिगेट यानी कि
फोर्स भी पाकिस्तान को चाइना के द्वारा दिया गया है। तो याद रखना तुगरिल है इसका नाम। तो ये फर्स्ट एक तरीका यहाँ पर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जिसका नाम तुगरिल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। काफी हाई कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से देख लो या फिर वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ से देख लो, अंडर वायर अंडर वाटर फायर के बारे में बात करें, मतलब काफी अच्छा सर्विलेंस भी ये कर सकता है। तो एक हाई क्लास वर्ल्ड क्लास लेवल का यहाँ पर कैपेबिलिटी आप लोगों को इसके नजर आएगी। ठीक है, इजिली यहाँ पर अगर बात करें तो रडार के पॉइंट ऑफ से भी अगर देखा जाए तो चीजों को टैकल कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल और शॉर्ट रेंज यहां पर कैनन कैपेबल है इसके अंदर, तो ये है मल्टी राउंड फायर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट अगर बात करें तो बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान की नेवी पे की काफी कैपेबिलिटी यहां से इससे बढ़ जाती है। तो इसके चलते यहां पर जो भी अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो बैटल मैनेजमेंट कैपेसिटी है ये हेल्प करती है एक तरीके से, अगर बात करें कि हेल्प करेगी बेसिकली कि कम्युनिकेट करने में रडार और इंटरसेप्टर जो मिसाइल है उसके बीच में, ताकि अगर ढंग से जो मिसाइल छोड़नी है जहां पर छोड़ी है वो वहीं पर ही जाकर गिरे, ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ही गिर गई आकर। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसे कई सारे हथियार देखने को मिलते थे जो फट जाते थे। तो यहाँ पर चाइनीज माल होता है तो थोड़ा सा देखकर चलना पड़ेगा। पता चला चाइना का माल जो है वो अपने ऊपर ही काम कर गया। पता है ना चाइना के खिलौने कैसे चलते थे। तो पाकिस्तानों को मैं मतलब पाकिस्तान की आर्मी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि भाई साहब देखकर चलाइयो। पता चला ये जो आप लोग मिसाइल छोड़ो जो काम करो इंडिया की तरफ को करके, पता चला अपने ही देश में फट रही है तुम्हारी मिसाइलें। भाई चाइना का माल है क्या ही बोले, बस चले जो भी है। अब इंडिया के लिए देखिए यार थोड़ा तो कंसर्न देखने को मिलेगा जब पाकिस्तान के हाथ में ऐसे खिलौने आएंगे, तो इंडिया का कंसर्न रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिकली आर्मी है या फिर टेररिस्ट ग्रुप कोई भी बोलिए, उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि वो खिलौने जो है ढंग से संभाल कर रख नहीं पाते हैं। जैसे हमारे देश के हथियार लंबे समय तक चलते हैं, पाकिस्तान के खिलौने जो है वो उसको ढंग से संभाल नहीं पाते और बार बार वो चिल्लाते हैं यूज कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है सामने वाले के पास में तो है ही नहीं, बस तुम यूज कर लो। ठीक है, पाकिस्तानी नेवी की जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज देखने को मिलेगा इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन के अंदर क्यों? क्योंकि यार देखो पाकिस्तान को जैसे चाइना ने तैयार किया है ऐसे ही यहां पर दुनिया भर के बेस चाइना तैयार कर रहे हैं। तो एक वर्ड यूज कहते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या एक तरीके की जो हीरे जवाहरात की जो माला है उसको एक तरीके से बुनने की कोशिश करते हैं एक तरीके से। तो यहां पर ये अलग अलग एरिया को यहां पर कनेक्ट कर रहा है बेसिकली इंडिया के चारों ओर। तो पूरे इंडियन ओशन में जो चाइना है तो ये अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि चीनी पानी में डालते ही घुल जाती है, पर फिर भी हरकतें कर रहा है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि कहां जाकर क्या क्या बदतमीजियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी नेवी जो है यहाँ पर अभी उसको तैयार किया जा रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटी उसकी बढ़ेगी तो चाइना का ओहदा बढ़ेगा। ठीक है, उन्हें कहता है वो मूवी है कौन सी है उसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं, सूर्यवंशम तो ऐसा सूर्यवंशी मतलब जो भी नाम है। तो उसमें कहता है कि अपनी वाइफ को कहता है कि तुम डीएम कलेक्टर बनो और तुम्हारा ओहदा जितना बड़ा होगा उतना ही मेरा कद होगा। तो वही बात है, पाकिस्तान को बोलते हैं चाइना कि ये लो हथियार तुम्हारा मतलब जितना दबदबा होगा इंडियन ओशन के अंदर उतना ही ऊंचा मेरा ओहदा होगा। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही है कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एडवांस नेवल शिप जो चाइना के द्वारा दिए जा रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स को, तो उसके चलते भी यहाँ पर कई सारी और चीजें देखने को मिल रही है, जैसे JF-17 थंडर फाइटर ये इनके द्वारा इसको प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी अगर बात करें तो फर्स्ट मिलिट्री बेस जो था वो जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर चाइना जो है वो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर ही रहा है। श्रीलंका का जो यहां पर हम्बन टोटा जो पोर्ट था इसको ये बेसिकली खरीद ही चुके हैं एक तरीके से 99 सालों के लिए। श्रीलंका भी बेचकर बैठ गया इसको। इसी के चलते पाकिस्तान की आर्मी को ये एक मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन में और यहाँ पर जो अरेबियन सी है ना इसके अंदर पूरा दबदबा जितना बना सकते हैं उतनी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसलिए जरूरी है थोड़ा सा कि इंडिया को भी सतर्क रहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की हरकतें हैं आखिर बदतमीजी झेले तो कब तक झेले। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हमको लगेगा कि यार अब तो सर से पानी ऊपर चला गया है, तो उस टाइम पर हम लोग को चीजों को टैकल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया भी जितना ज्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकता है, बहुत सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लोग डिफेंस के फील्ड में कर रहे हैं। कई सारी कंट्री है जैसे कि यूएसए हो गया, रसिया हो गया, उनसे हम लोग काफी हथियार खरीद रहे हैं। मतलब रसिया से तो हथियार खरीदते हैं, यूएसए से हम लोग नॉर्मल अपना जो जहाज वगैरह वो सारी चीजें खरीदते हैं। बाकी इजराइल भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है इस एरिया में। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर डिफेंस के बारे में कुछ आए लिखने के लिए तो चिपका देना 2-4 लाइन अगर काम की लगे कहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। सोचिए एक पर्टिकुलर पर्सन है और बेसिकली उसको सुनाई नहीं देता है, उसको बस दिखाई देता है और बोल नहीं पाता है। अब आप लोगों को उसके साथ में बात करनी है तो क्या करोगे उसके साथ में, तो साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, यानी कि साइन लैंग्वेज आएगी तो वो भी उस चीज को एक्सेस कर पाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इशू की गई है गाइडलाइन, जो खासकर एक न्यू एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के लिए जो कि यहां पर किसी न किसी तरीके से मतलब कोई ना कोई दिक्कत जो देखने को मिलती है उनको कैसे साथ में लेकर चलना है। तो अभी इसी के चलते जो न्यूज जो आज के डेट में जो चैनल है सारे उनको बोला गया कि इंश्योर करें
कि आज की डेट में आप लोग साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करें ताकि सबको इंक्लूड करके चला जाए। अब ये इनके अकेले के तो बस की बात है नहीं है, तो इंडियन साइन लैंग्वेज जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो मिलकर काम कर रहा है हमारी कंट्री में एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग के साथ में, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इनका एक एमओयू है। एमओयू क्या होता है? इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जिनको सुनता नहीं है उनके लिए कैसे साइन लैंग्वेज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी के चलते एक ड्राफ्ट भी इनके द्वारा रिलीज किया गया, इसको बोला गया यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर टेलीविजन प्रोग्राम फॉर जो हियरिंग इंपैर्ड, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि उनके लिए भी एक चैनल बना दो, कम से कम न्यूज वाली जो चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कोई एक अवेयरनेस की इन्फॉर्मेशन है, कोई उनके लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है, उनके राइट के बारे में बात करें, उनकी ड्यूटीज के बारे में बात करें, उनके लिए जॉब के बारे में बात करें, ठीक है, कैसे सोसाइटी में इंक्लूड करना है, उनके लिए कोई अलग से चीजें आ रही है उसके बारे में बात करें। तो ये सारे मुद्दे तभी देखने को मिलेंगे जब उनके लिए कोई चैनल अलग से अवेलेबल होगा, वरना पिक्चर दिखती रहेगी, उनको समझ में आएगा नहीं कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि दिखता भी नहीं और सुनता भी नहीं और बोल भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। इसी के चलते हमारी कंट्री में राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया 2016 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था उस टाइम पर कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, लोगों के लिए होना चाहिए, खासकर जो सोसाइटी में, जो हमारी कंट्री की सोसाइटी में जो लोग देखने को मिलते हैं जिनको सुनता नहीं है या फिर बोल नहीं पाते हैं, तो उनको कैसे इंक्लूड करके चलना है। तो इसके चलते यहाँ पर इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोविजन यहाँ पर किए गए हैं। तो ये काफी बड़े मुद्दे हैं, तो इनके ऊपर फोकस देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ना कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर अब तो फिलहाल थिएटर बंद पड़े हुए थे काफी लंबे समय तक, जब यहाँ पर थिएटर स्टार्ट होता था कोई भी मूवी, तो उससे पहले राष्ट्रीय गान चलता था हमारा। तो राष्ट्रीय गान जब चलता था तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो क्या बोलते हैं, जो नहीं कई साइन जो लैंग्वेज में भी उसको बताया जाता था कि क्या बोल रहे हैं राष्ट्रीय गान में, उन लोगों के लिए जिनको बेसिकली ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, ठीक है, तो वो बताते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि और कुछ नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय गान का तो पता चलना चाहिए अपने देश का। वैसे तो इंसान को इसको सुन नहीं रहा है, उसके लिए मूवी जो है वो थोड़ी सी टाइट पड़ जाती है। हाँ कोई टाइटल के साथ में आ रही है तो इंसान देखकर पढ़कर समझ ले, ठीक है। तो कई सारी चीजें होते हैं यार इंक्लूड करने के लिए, पर वही है कि हाँ उसके लिए अलग से आप लोगों को एक चीजें तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जरूरी है, तो इसको इंक्लूड करके चलना है। तो ऑल द प्रोग्राम जिनके अंदर कंटेंट यानी कि म्यूजिक है, अगर कोई ठीक है डिबेट है, कोई स्क्रिप्टेड या अनस्क्रिप्टेड कोई रियलिटी शो है, तो उसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना बहुत सारे जैसे इश्यूज यहाँ पर आप लोग इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो जो उनके लायक है उन तक वो चीजें पहुंचा सकते हैं आप लोग, तो कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसके चलते जो लाइव होता है, फिर लाइव डिफर्ड जो लाइव कंटेंट इवेंट या कोई ऐसा होता है तो उनके अंदर इंक्लूड करो। जो चैनल है लेस देन 1% जो एवरेज ऑडियंस शेयर है, जो आज के डेट में देखने को मिलेगी फॉर ऑल हाउस होल्ड ओवर द ईयर, ठीक है। तो इसलिए इंक्लूड करके यहां पर चलना है। टाइप ऑफ सर्विस क्या देखने को मिलेगी, कैप्शन आप लोग दे सकते हैं, सबटाइटल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, ओपन कैप्शनिंग एक तरीके साइन लैंग्वेज वगैरह, ठीक है, नॉट ओनली हैंड एक तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन भी यहां पर आने चाहिए। तो कई सारे तरीके से आप लोग यहां पर उनको इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो इसके चलते जो ऑल कंटेंट क्रिएटर है तो वो सारे यहां पर निकल कर आएंगे, तो उनको यहां पर ये डिलीवरी इस तरीके से करनी पड़ेगी जो भी यहां पर चैनल चलते हैं, मतलब एक तरीके से टीवी वगैरह पर जो भी चीज चलती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आप लोग को देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर आप लोग को आर्टिकल 14 नजर आएगा। तो ये बात करता है पर्सन जो है उसकी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, तो यानी कि सबके लिए एक इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर कोई यूनियन टेरिटरी के अंदर रह रहा है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए भी इक्वल राइट की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी इंक्लूड करने की बात करता है, पर लेकिन उनको आप लोग लेके नहीं चलते हैं, तो ये गलत बात है, यानी कि ये गंदी बात है, ठीक है। वो कहता है आज करूंगा तेरे साथ गंदी बात, तो वो वाली गंदी बात कर रहे हैं हम लोग इनके साथ में, क्यों? क्योंकि इनको साथ में इंक्लूड करके नहीं चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे, ये तो अपने देश के बारे में बात करिए, आइए अब देश से बाहर लेकर चलता हूं आप लोगों को। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यूएन भी यहां पर कहता है कि भाई साहब लोगों को साथ में लेके चलना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, यूएन भी बोलता है कि हाँ इसको फॉलो करो। तो 2007 में इंडिया ने साइन किया था इसको। तो कन्वेंशन जो एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है एक्सेसिबिलिटी एज ए ह्यूमन राइट और रिक्वायर करता है सिग्नेटरी को अडेप्ट करना है कि कैसे इंश्योर करना है आप लोगों को पर्सन विद डिसेबिलिटी के मामले में अगर बात करें तो। एक्सेसिबल इन इंडिया कैंपेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिए, इसको सुगम्य भारत अभियान को के नाम से भी पुकारा गया। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग को लेकर आनी है ताकि उनके लिए सिग्निफिकेंस कुछ ऐसा ढांचागत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के तहत कुछ ऐसी मान लो वेबसाइट ही बना रहे हैं, तो उनके किस तरीके से उनके लिए हम लोग चला सकते हैं उनको, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनेक्ट किया गया था राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये एक एक्ट लेकर आए यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर इन चीजों को इंक्लूड करके चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे, और जो जो बैरियर है यहाँ पर इनकी जिंदगी के अंदर में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट आप लोग इनके लिए बनाएं ताकि सोसाइटी में इंक्लूड करके चला जा सके। यानी कि हमारा संविधान भी बोल रहा है
इंटरनेशनल लॉ भी है। और कहीं ना कहीं अगर संविधान और इंटरनेशनल लॉ भी ना बोले तो अंदर की मानवता तो बोलती है ना इंसान का, कि हाँ इंसान एक मानव है तो उसको साथ में लेकर चलो। तो ह्यूमन राइट एक तरीके से यहाँ पर एक नहीं, ह्यूमन है तो इंसानों के बारे में सोचो, कि ये नहीं कि अपने अपने आप भागे जा रहे हैं, तो दूसरों को भी साथ लेकर चलो यार थोड़ा। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई कि अपना अपने बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सबका साथ सबके विकास वाली बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आगे बढ़ता हूँ। एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर ऐसे आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है, देखिए एग्रीकल्चर अगर बात करें यानी कि खेती बाड़ी जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ में अगर बात करें यानी कि जलवायु जो परिवर्तन होता है उसका बड़ा ही गहरा संबंध आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों का रोटी बेटी का संबंध है, अलग अलग नहीं चलेंगे ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जैसे नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बोला जाता था, वो हालांकि एक अलग बात है, अब तो अलग अलग चलने लगे। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर क्या होता है कि टिड्डी का यानी कि जो नहीं टिड्डी आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इनका अटैक अभी रिसेंटली काफी लार्ज स्केल पर जो खेती बाड़ी के ऊपर बढ़ा, तो इसको अभी यहाँ पर बोला गया कि इसका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज के साथ में क्लोजली इसको मॉनिटर किया गया है। ये ईस्टर्न अफ्रीका से होता हुआ इंडिया के अंदर भी यहाँ पर एंटर किया, खासकर राजस्थान वाले एरिया में और कुछ गुजरात वाले एरिया में भी आई थिंक यहाँ पर ये चीजें काफी इंपैक्टेड यहाँ पर की। तो उस टाइम पर ये लगा कि यार काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस उसके द्वारा बोला गया यहाँ पर ये कि कहीं ना कहीं अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो उसी के ऊपर फोकस देकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो 26 कॉन्फ्रेंस पार्टीज के अंदर इस मुद्दे पर बात उठाई गई कि यार देखो इसके ऊपर ही फोकस करो, ऐसे छोड़ने वाला चीज तो है नहीं, क्योंकि किसी को भी खाना अगर मिल रहा है तो कहां से मिल रहा है, वो खेतों से मिल रहा है, यानी कि जो किसान खेतों में उगा रहे हैं तो उससे मिल रहा है। तो अभी तो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ही बोल दिया गया ना कि तीनों के तीनों जो फार्म बिल थे उनको बेसिकली खत्म किया जा रहा है। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसानों की जो बात थी वो उनके द्वारा मान ली गई है। तो उसमें कितना चीजें बैलेंस हो गई चलेंगी वो अभी आगे देखो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी था कि जो हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके ऊपर फोकस करना था, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से किसान अड़े थे, एक तरीके से गवर्नमेंट अड़ी थी, पर बीच में क्या मुद्दा बना, बीच में ये मुद्दा था कि गवर्नमेंट को ये बोले थे किसान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग लेकर आ जाओ, फिर जो चल रहा है उसको चलने दो, पर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए किसानों ने बोल दिया कि हम लोग प्रोटेस्ट हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों अड़े हुए थे एक दूसरे के सामने। तो अब जाकर यहां पर इसका समाधान निकला है। अब वो सही है या फिर गलत है तो उसको अलग अलग तरीके से आंका जा सकता है, वो एक अलग बात है। अभी फिलहाल बात करें अगर ग्लोबल लैंडस्केप फोरम के बारे में, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इन मुद्दों के बारे में बात करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोगों को कैसे लेकर चलना है और इसी के साथ में कैसे अचीव करना है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। अब आप लोग बोलोगे कि इनका क्या रिलेशन बन गया यहाँ पर, ये क्या रिश्तेदार हैं एक दूसरे के? जी हाँ बिल्कुल रिश्तेदार हैं। अगर आज की डेट में आप लोगों को भूखमरी मिटानी है, अगर आज के डेट में आप लोगों को गरीबी मिटानी है, तो क्लाइमेट जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये मान लीजिए आप लोग रहते हैं यहाँ पर किसी इंडोनेशिया वाले रीजन में, इंडोनेशिया को जाते हो अपने पड़ोस में आ जाओ ना, अपने ही रीजन में आओ ना, अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोग रहते हैं या फिर लक्षद्वीप वाले एरिया में आप लोग रहते हैं। कल को यहाँ पर सुनामी आ गई, ठीक है, कल को यहाँ पर बाढ़ आ गई, सब कुछ बहा के चली गई, तो ये क्या हो गया? ये तो सीधा सीधा क्या हो गया कि क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर इंपैक्ट पड़ गया कि बहुत सारे इंसानों की जान चली गई। पता चला यहाँ पर बीमारी फैल रही है दुनिया भर की, ठीक है, हेल्थ के इशू लोगों को हो गए यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे इशू बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कोरिलेट होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई भी ऐसा इशू निकलकर यहाँ पर आता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में फोकस करना है। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था और इसको साथ में लेकर चलना है। तो ये बेसिकली अगर इसके बारे में बात करूं तो सेंटर फॉर जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च है जिसको CIFOR आप लोग बोलते हैं, इसने कोलैबोरेट किया किसके साथ में? UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर और इसी के साथ में जो चार्टर मेंबर है मिलकर इनके द्वारा ये चीजें बोली जा रही है कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आप लोग को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अब जिसका ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है इसको बेसिकली डेजर्ट लोक्टस या फिर इसका साइंटिफिक नेम है यहां पर सिस्ट सेरेको ग्रेगेरिया, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो सोट हॉर्न ये ग्रास ऊपर यानी कि एक टिड्डा है जिसके सोट सींग आप लोगों को देखने को मिलेंगे काइंड ऑफ। तो जैसे बड़े बड़े नहीं होते उसके, एक तो बड़े बड़े पैरों वाला होता है वो पूरा ऊंचा ऊंचा होने कहते हैं ऊंट जैसा पूरा ठीक है, ये थोड़ा छोटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपैक्ट जो है तो बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने सुना ना, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये वही है, जैसे उनके दोहे होते हैं देखने में छोटे लगते हैं पर घाव गंभीर करते हैं, ऐसे ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी हार्म ये इंपैक्ट यहां पर पहुंचाते हैं, तो इसके चलते बोला गया कि इसके ऊपर फोकस देना है। इवन वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब एक एस्टिमेशन लगाया गया कि हाँ क्या इंपैक्ट है, तो ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन में और खासकर जो यमन वाला रीजन है, अगर इनमें आप लोग देखोगे कि इन टिड्डों ने क्या कोहराम मचाया है। बेसिक रीजन के बारे में बात करें तो यहां पर ये हो गया जैसे यमन हो गया, तो ईस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में अगर आप लोग बोलिए, ठीक है, तो इसमें टिड्डों के द्वारा क्या कोहराम मचाया गया, तो इसके द्वारा बोला गया 8.5 बिलियन का नुकसान यहां पर देखने को मिला। तो ये किसको रहेगा, नॉर्मली तो किसानों को रहेगा ना सारा, अगर बेसिक तरीके से आप लोग देखो तो टिड्डी का झुंड जो है वो अटैक करता है और फिर यहां पर सपाचट कर जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से भी माने तो इसका ये मानना है कि यहां पर कॉस्ट जो है वो 1 बिलियन के करीब देखने को मिलेगी, जो झुंड है जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। यानी कि आज की डेट में ये हर एक लेवल पर आप लोग को इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा। अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं ये कहां कहां पर इंपैक्ट डालते हैं, अफेक्टेड एरिया कौन से हैं, तो नॉर्मली अफ्रीका के बारे में मैंने बता दिया, पर लेकिन क्लाइमेट चेंज का लिंक आप लोगों को यहां पर ईरान, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते जैसे क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज का, जैसे साइक्लोन पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, ठीक है, तो यहां पर उसके चलते बोला जा रहा है कि उसके साथ में कनेक्शन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो यानी कि जो पैटर्न है अरेबियन सी के अंदर में, तो यहां पर जो लोकटस जो यहां पर इन्वेजन है, तो वहां से ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर और फिर वेस्ट और फिर साउथ एशिया के अंदर, यानी कि ये एंट्री के यहां पर किसके तहत है, यहां पर उसके चलते। तो इसके चलते अनयूजुअल रेनफॉल जब देखने को मिला ईरान के अंदर में, तो लोकटस जो है यहां पर ये एक तरीके से पैसिव फ्लायर्स की तरीके से या जनरली ये फ्लो द विंड यानी कि जैसे हवा के फ्लो में चले जाना बहते हुए। तो जब ऐसी कोई हवा चलती है तो उसकी हवा में जैसे वेस्टर्लीज चलती है, तो ये साइक्लोन आता है, उस टाइम पर एम्फन साइक्लोन आया बे ऑफ बंगाल वाला, तो यानी कि हवा के फ्लो में बहे चले जाते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण अगर आप लोग देखियो, जब दिल्ली की मेट्रो में कभी चढ़ोगे आप लोग, जैसे कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आता था, ठीक है, अब तो पुरानी यादें हो गई तो वहां पर बेसिकली ऐसा होता था कि आप लोग एक तरीके से उसमें जैसे मेट्रो के अंदर जाते थे, तो वहां पर आप लोगों को चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस भीड़ में खड़े हो जाओ, भीड़ आप लोगों को अंदर ले जाके रख देगी और जब उतरने का नंबर आएगा बाहर ले जाके रख देगी तो वो वाला फंडा टिड्डी का रहता है, जब हवा चलती है तो इनको उड़ाकर ले जाती है और फिर इनको वहां पर ले जाकर छोड़ देती है, जहां पर बेसिकली इनका प्रकोप अब वहां पर अतिक्रमण करने का आ जाता है। तो ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं नॉर्मली, जो कि काफी ह्यूज इंपैक्ट यहां पर डालते हैं। तो ये इसके चलते इसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है। और यहां पर अगर बात करूं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो उसके द्वारा यहां पर मार्च 2021 की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये 1.8 मिलियन के लीटर करीब बोला गया था पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए, यहां पर ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर ओनली। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फिर यहां पर बोला गया लगभग 2 मिलियन के करीब आप लोगों को यूज करना पड़ेगा और रीजन के अंदर भी। तो कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आए, तो कहां कैसे आप लोग डालोगे, फिर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है अगर कोई ऐसा छिड़काव आप लोग दवाइयों का करते हो, ठीक है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर दवाई भी बोली गई थी यहां पर जिसका नाम बोला गया था यहां पर इनके द्वारा मेलाथिनो, ठीक है, तो मेलाथाइनो बोल सकते हैं यहां पर MALATHION, ठीक है, मेलाथोन। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर मतलब पेस्टिसाइड था, हालांकि कोई पूछेगा सर पर ये क्या है, ये इंसानों और जानवरों के लिए भी टॉक्सिक का काम करेगा, टिड्डू को तो मारेगा भी, ये थोड़ा ना कि वो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार टिड्डे के ऊपर ही वार करना, वो तो इंसानों को भी लेकर डूबेगा। तो ये तो वही वाली बात होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो अब इसको कैसे बचाओगे, तो सारी चीजों पर फिर इंपैक्ट नजर आते हैं यहाँ पर। तो ये मुद्दा था, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, अगले कार्यक्रम की ओर। अभी आप लोगों को यहां पर नजर आया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हो रही थी, देखिए वो तो एक मेन मुद्दा हो गया, ठीक है, उसके साथ में और भी कई सारी मीटिंग यहां पर देखने को मिली और उसमें कई सारे मुद्दे निकलकर सामने आए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के पैरेलल में यहां पर जो कि ग्लासगो में हुई थी, अभी ये 26 थी, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है एक तरीके से यहां पर, तो एक तरीके से अभी क्या है फिलहाल 2 कंट्री है, एक का नाम है पैलेस्टीन और दूसरे का नाम है इजराइल। दिख रहा है यहां पर, ये हो गया इजराइल और ये हो गया पैलेस्टीन, जिसको गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक बोलते हैं, और एक जेरूसलम वाला एरिया है जो दोनों के बीच में झड़प का कारण रहता है। यहां पर जॉर्डन हो गया, यहां पर सीरिया हो गया, लेबनान हो गया। एक बार ये पूछा गया था कि लेबनान कैसा देश है, लैंडलॉक कंट्री है फिर नॉर्मल, तो आप लोग याद रखेगा ये इजिप्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है नॉर्मली हम लोग हिस्टोरिकली जो बेसिकली पैलेस्टीन है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो अरेबियन कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया और ये सारी कंट्री, इनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे थे,
तो हम लोग इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। तो अभी जो हमारा रिसेंटली पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हम लोगों ने एक पॉलिसी अपना ली है जिसका नाम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं बेसिकली डीहाइफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको नॉर्मली तो एक तरीके से निर्जलीकरण बोलते हैं। ठीक है, पर लेकिन ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है। डीहाइफिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पॉलिसी के रूप में जब आप लोग देखेंगे, एक साइड में हो गया इजराइल और एक साइड में हो गया पैलेस्तीन, यानी कि दोनों जो है उनके आपस में जूत बज रहे हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है उनके जूते कितने भी बजते रहे, एक दूसरे को चप्पलें फेंक रहे हैं, वो हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। हम लोग को बस क्या करना है, हम लोग को अलग अलग दोनों के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने हैं। तो इसको बोलते हैं कि एक दूसरे के उनके क्या रिलेशन है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर हम लोग एक से मिलने जा रहे हैं तो एक से मिलकर आ जाएंगे, दूसरे से नहीं मिलेंगे। पहले हमारा क्या रहता था, हम लोग एक से मिलने जाते थे तो दूसरे से भी मिलने जाते थे, पर लेकिन अभी क्या हुआ, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है उनके द्वारा विजिट किया गया इजराइल को, पर लेकिन वो पैलेस्तीन नहीं गए। ठीक है, ये इस तरीके की जो पॉलिसी है अभी रिसेंटली चेंज की गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब पैटर्न थोड़ा चेंज आप लोगों को देखने को मिलने लगा, तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। तो इंडिया की जो सपोर्ट है यहां पर स्टेबलाइज करने के लिए वेस्ट एशिया में, तो पैलेस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक कमेंट किया गया कि इंडिया को सपोर्ट करो ताकि उस एरिया में शांति रह सके। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए जैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, पर लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन यानी कि पैलेस्तीन को तो आपने इग्नोर कर दिया, आप लोग गए नहीं वहां पर पैलेस्तीन ये बोला है कि यार इंडिया बहुत अच्छा इंसान है, उसकी आप लोग सपोर्ट करो अगर वो कुछ करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक तरीके से कि वो खुद भी चाह रहा है पैलेस्तीन को हम लोग सपोर्ट करते रहे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमारी पॉलिसी जो है पैलेस्तीन को लेकर चेंज हुई है। पर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चीजों को लेकर चल रहा है डीहाइफिनेशन की पॉलिसी से। तो मैंने बताया अभी जैसे कि पैलेस्तीन और इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन है, तो वो उनकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे इजराइल क्या है हमारे, तो इजराइल से क्या खरीदते हैं हम लोग, इजराइल से हम लोग हथियार खरीदते हैं, डिफेंस के मामले में अच्छा है। पर पैलेस्तीन के साथ में हम लोग स्टेटहुड सपोर्ट देते हैं उसको कि हाँ ये भी एक नया कंट्री होना चाहिए, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो दोनों के साथ में अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताऊं, अगर थोड़ा सा और अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे, एक मिनट, अगर आप लोग अपने बात करेंगे यूएसए के बारे में, तो यूएसए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि हम लोग को कई जगह सपोर्ट कराता है, कई सारे हमारे उसके साथ में रिलेशन भी है, कॉम कासा हो गया, लिमोवा हो गया, डिफेंस में कई सारे एग्रीमेंट है। पर लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यूएसए हम लोग को हथियार देगा। हथियार के बारे में बात करते हैं तो रसिया आता है, तो यूएसए की रसिया की बनती नहीं है। अब उनकी साथ में अलग अलग हमारे रिलेशन है, हम लोगों ने उनको डी हाइफन कर रखा है कि अलग अलग तुमसे डील करेंगे, तुम्हारे आपस में कुछ भी सींग लड़ रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली पॉलिसी बेसिकली यहां पर देखने को मिली। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग जब भी इजराइल के पास में जाते थे तो हम लोग पैलेस्तीन के पास में जाते थे, या पैलेस्तीन के पास में जाते थे तो इजराइल के पास जाते थे। पर लेकिन अभी हमारे द्वारा ये पॉलिसी यहां पर चेंज कर दी गई है, जो पहले हम लोग ये ट्रेडिशनली ये पॉलिसी फॉलो करके आते थे। तो हाइफिनेशन बेसिकली हाइफिनेटेड पॉलिसी थी अब तक, अगर पुराने टाइम से बात करें। अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डीहाइफिनेटेड कर दिया है। तो हाइफिनेटिंग जो पॉलिसी थी उसको डीहाइफिनेटेड कर दिया गया। इसी का मुद्दा देखने को मिला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है 2017 में जब विजिट करने गए तो यहां पर एक तरीके से दूसरी कंट्री में नहीं घूमे, इजराइल की विजिट करके आ गए, पर पैलेस्तीन में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नहीं गए थे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे नॉर्मली जो अब तक नहीं थे वो अभी यहां पर देखने को मिले, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो डीहाइफिनेशन का मतलब ये है कि हम लोग उसी बेस पर यहां पर लेकर चलेंगे। तो यहां पर एक तरीके से एक सपोर्ट रहेगी, ऐसा नहीं कि पैलेस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे, पैलेस्तीन को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। तो पैलेस्तीन के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे, पर लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, ऐसे नहीं कि पैलेस्तीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। जहां हमको लगेगा कि हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना है, हम लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे वहां पर। अब पैलेस्तीन का क्या हो रहा है वो होता रहे, पहले तो अपने बारे में सोचेंगे ना। पहली गवर्नमेंट क्या थी, वो पैलेस्तीन इजराइल के साथ में कैसे भी रिलेशन क्यों न रहे, पैलेस्तीन को सपोर्ट करते रहते, जबकि इजराइल हमेशा हमको सपोर्ट करता रहता था। तो वो वाला पैटर्न थोड़ा सा यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। और पर्सनली अगर बोला जाए तो आज की डेट में यार इस तरीके की चीजों की रिक्वायरमेंट भी है। जैसे हमारे पड़ोसी हो गए ना पाकिस्तान और चाइना जैसे, तो ऐसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट भी है अगर चीजों को आगे नॉर्मल लेकर चलें, वरना तो दिक्कतें देखती हुई नजर आएंगी अगर हम लोग इस तरीके की पॉलिसी लेकर नहीं चलेंगे। तो यह है बेसिकली यहां पर मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो हाइफिनेशन डीहाइफिनेशन पॉलिसी क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा तो इसके बारे में इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हैं छोटे से, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं भी, इंडिया का जो मूव है यहां पर वो काफी लार्ज स्केल पर ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से और जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग देखें तो उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। डीहाइफिनेशन की पॉलिसी जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी है, तो इसके चलते हमारा सपोर्ट जो था नॉर्मली जो पैलेस्तीन को हम लोग रखा करते थे रेगुलरली, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोगों ने इजराइल के बेसिकली एक बार तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यहां पर एक मुद्दा आ गया जिसमें यहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके द्वारा डिनाई कर दिया गया ऑब्जर्वर का स्टेटस। तो पैलेस्तीन जो ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है जिसका साहिद, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, इंडिया ने एब्सटेन कर दिया वोट करने से। यहां पर जो रिजोल्यूशन थे यहां पर गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड की ह्यूमन राइट का जो है कि वहां पर हनन हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला।
तो यानी कि हम लोगों ने थोड़े से मुद्दे अभी रिसेंटली अपने चेंज किए हैं इन सारे मुद्दों को लेकर, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल को कुछ भी हमारे साथ में होता है, इजराइल धड़ल्ले से बोलता है बिना सोचे समझे कि इंडिया के साथ खड़ा हूं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से अच्छा दोस्त, तो रिकॉग्नाइज इसको किया जा रहा है, तो एक अच्छी पॉलिसी आप लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, जैसा हमारे आसपास में अभी रायता फैल रहा है अगर उसके हिसाब से बात करें तो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर मुद्दा। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं पर्सन इन न्यूज के अंदर भी, बात की जा रही है यहाँ पर ओन के अबोबा, ठीक है। तो यहाँ पर ओन के ओबाबा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा जो हैदर अली की जो फोर्स है उनके साथ में लड़ा गया था, एक वुमेन थी और यहाँ पर ये बेसिकली पेस्टिल यानी कि मूसल को लेकर लड़ी थी यहाँ पर। ये देखिए वो नहीं कहते कि जब आप लोग अपने पर आते हैं तो आप लोग ये नहीं कहते कि छोटी छोटी चीजें भी हथियार बन जाती हैं। बाहुबली में नहीं कहता है कि उठा लो सारे कि हाँ जिसके पास में कुदाली फाला धोला जो भी है अपना ले लेकर आ जाओ, सब हथियार बना लो उसको, तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है यहाँ पर, जो कि कर्नाटका से जो एक तरीके से बिलोंग करती थी, तो अभी रिसेंटली इनको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो इनके नाम पर यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर बात करें, एक स्क्वाड बनाई गई यहाँ पर कर्नाटका के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि जो प्रोटेक्ट किया जा सके और एजुकेट किया जा सके वुमेन को, तो तब भी यहाँ पर ये न्यूज में देखने को मिली थी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये थी, ये वाइफ थी यहाँ पर एक सोल्जर जिसका नाम था खाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि एक तरीके से गार्ड थे यहाँ पर, ये चित्रगढ़ जो पोर्ट था उसके ये गार्ड भी थे, तो इनका पूरा नाम था खाले मुद्दा हनुमा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी, हालांकि ये तो पूछेगा नहीं, पर हाँ इस तरीके से वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो ऐसे उदाहरण आप लोग अगर डिफरेंट से थोड़े दोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ यार पढ़ा लिखा इंसान है, सही से पढ़ रहा है चीजों को। तो ये हम लोगों ने बात की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। तो क्या क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट डे देखा हम लोगों ने काफी अच्छे से, यहाँ पर हम लोगों ने अवार्ड देखे, यहाँ पर इनके बारे में मैंने बताया कि 6 तरीके के अवार्ड होते हैं और 7वें तरीके का स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आप लोग बताइए। पाकिस्तान को बेसिकली चाइना ने भीग दिए, तो उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो डिफेंस के रिलेशन के बारे में बातें हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कई सारी बातें हम लोग को जानने को मिली, तो ये मुद्दे हम लोगों ने समझे। इसी के साथ में टिड्डी का अटैक जो था वो हम लोगों ने देखा, कहां कहां पर क्या क्या इंपैक्ट डाल रहा है उसको अच्छे से समझा। इंडिया की कैसे रिलेशन है यहाँ पर पैलेस्तीन इजराइल इनको लेकर, वो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझी और मैप में आप लोगों को लोकेशन भी यहाँ पर देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने समझा। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज है और आप लोगों के हाथ में कलम है, कलम ने मतलब बटन है, दबाइए और बताइए क्या क्या आंसर होगा। ओके, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड पहले किस नाम से जाना जाता था और कब इसको स्टार्ट किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। चाइना के द्वारा अभी हैंड ओवर किया गया यहाँ पर एक वॉरशिप, इसका नाम आप लोग बताइए, जो कि पाकिस्तान को मिला है अभी यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा किस देश को विजिट किया गया था, किसको नहीं विजिट किया गया था 2017 में, जब ये मुद्दा देखने को मिला, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोग को बताना है, जो कि कर्नाटका से, जिनका नाम आप लोग को बताना है। यहाँ पर चित्रदुर्ग जो बेसिकली किंगडम एक तरीके से था, उसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से इनके द्वारा हैदर अली की फोर्स के साथ में लड़ा गया था। अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री आप लोगों को बतानी है कौन सी है, जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात कर रही है। और यूनाइटेड नेशन का कब का है ये बेसिकली कन्वेंशन, जो कि हमारे द्वारा साइन किया गया था। तो बेसिक मुद्दा है, पता होना चाहिए। रिवीजन कर लेते हैं लास्ट के डे का, वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा, यहाँ पर इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। बात की जा रही है जल जीवन मिशन की, जो नोडल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कब तक का टारगेट रखा गया है कि हम लोग को बेसिकली सबको पानी वगैरह ये सब प्रोवाइड कराना है। 4 धाम परियोजना के बारे में पूछा गया था आप लोगों से, तो बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा 2 के और नाम आप लोग बताने थे। कौन सी मिनिस्ट्री है इसके बारे में पूछा गया था यहाँ पर, जिसके द्वारा अभी मिनरल्स और अदर एटॉमिक ये इनके द्वारा एक नया अमेंडमेंट रूल लाया गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर में 7 to 7.5 जीडीपी में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। हमारे देश में कितना होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो ये यूएन क्लोज की फुल फॉर्म बतानी थी। IAIJSC ये क्या था ये बताना था, और कौन से आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली ऐसी सर्विस को इंप्लीमेंट करने के बारे में बात करना है, ये आप लोग को बताना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यार, कई बार बन जाते हैं एग्जाम में। अगर सुनने के बाद में क्वेश्चन आप लोगों को याद लग रहा है कि यार ये तो याद ही नहीं आ रहा है, तो जाकर रिवीजन कर लेना इनका, इसका मतलब भूल गए हो सारी चीजें, तो भूलना नहीं है। अगर साथ साथ में भूलते चलोगे तो क्या ही फायदा पढ़ने का फिर, ठीक है। तो चीजों को कोशिश करो कि रिवाइज करते रहो, जितना ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग कर सकते हो, ताकि लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख सको, ठीक है। तो देखते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जल जीवन मिशन जो नोडल मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये 2024 में बोलती है कि सबके घर पानी पहुंचा देंगे। 4 धाम के बारे में बात करें तो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा रूल चेंज किए गए हैं और यहाँ पर ओनली 1.75% हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मिनरल्स की वजह से सपोर्ट मिलता है। एन एक तरीके से बात करें एन एक्सक्लूसिव जो जोन है उसके बारे में बात की जा रही है, तो यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यूएन क्लोज से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है तो केस याद रखेगा, यहाँ पर केस भी पूछ ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1992 में, जब बोला गया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी क्रिएट करो, जैसे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कर आईएएस आईपीएस की ये सारी पोस्ट आप लोग निकालते हैं। तो 42nd यानी कि यहाँ पर 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। तो ये आर्टिकल जो था यहाँ पर ये था 312। तो ये आर्टिकल है बेसिकली पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप लोग ऑल इंडिया ये सर्विस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के हाथ में भी यहां से पावर निकल कर आती है, ठीक है। तो ये तो थी सारी आज की ये वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो जरूर बताना। वीडियो के साइड में आप लोगों को लाइक या डिसलाइक के बटन दिख जाएंगे, जोन सा भी मन करे पसंद आए उसी को दबा देना वीडियो के हिसाब से जैसी आप लोगों को लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ये सारी चीजें जो होती हैं आप लोगों का एप्रिसिएशन बेसिकली यहाँ पर मिलता है अगर आप लोग इसको फीडबैक दोगे। तो 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप लोग इस वीडियो को, अगर पूरी आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो फीडबैक देकर जरूर जाया करो। और अगर लगता है यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ये आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के हैंडल आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।